आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नजीर अहमद ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कहा कि इत्तेहाद का अहम मकसद बीजेपी को हराना है। पीडीपी, कांग्रेस और सीपीआईएम इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एनसी जीती हुई सीट पर चुनाव लड़ेगी। ईडी तनाजुर में रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ईडी के दबाव में फारूक अब्दुल्ला न कभी झुके हैं और न ही कभी झुकेंगे। एनसी के लीडर नज़ीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। पीडीपी और एनसी में जो तनाज़ुर चल रहा है, जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या एनसी अभी सोच सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। नज़ीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, ये बताइए कि पीडीपी का कहना ये है कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि अनंतनाग में जो है पिछले लोकसभा में तीसरे दर्जे की पार्टी थी पीडीपी, तो क्या पीडीपी का ये सवाल है, पीडीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कोई पार्टी हारती है, अगर तीसरे दर्जे की होती है, तो क्या उसे टिकट नहीं दिया जाना चाहिए? उससे भी तो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कभी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने भी तो हारे थे, उसके बाद ही उन्होंने जीत हासिल की। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि आपने जो सवाल किया कि पीडीपी कह रही है कि जो हारा वो क्या इलेक्शन नहीं लड़ेगा, हर एक आदमी का इलेक्शन लड़ने का हक है। लेकिन जहाँ तक कोलिशन का धर्मा है, पूरे मुल्क के अंदर इंडिया अलायंस ने ये फैसला ले लिया कि जिसकी जो सीट पिछले इलेक्शन में थी 2019 में, वो 2024 में उस पर इलेक्शन लड़ेगा और उन सीटों के लिए बातचीत होगी, उन सीटों के लिए जहां पर बीजेपी नहीं जीत। क्योंकि मेन मकसद जो है कोलिशन का, इंडिया कोलिशन का, ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। इसलिए नहीं हराया जाए कि उनसे कोई जाती दुश्मनी, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि लोग बहुत तंग आ चुके हैं, गुर्बत और इफलास में हैं लोग, बेरोज़गारी बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कमोडिटीज़ का जो है, एसेंशियल कमोडिटीज़ की उनके रेट्स कहाँ पहुँच गए, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है। तो इस सिलसिले में जब इंडिया अलायंस बनाई गई थी, तो इसलिए नहीं बनाई गई थी कि हम सीटों का बंटवारा करें, इसलिए बनाई गई थी कि हम बीजेपी को कैसे 2024 में डिफीट दे देंगे। और उसके लिए ये फैसला लिया गया, इंडिया अलायंस ने ये फैसला ले लिया था कि जहां पर जिस सीट पे पिछले इलेक्शन में जो पार्टी बरसर इक़्तिदार आई थी, उस सीट को जीता था, उस पर उसी को दोबारा उसका कंडीचर होगा। और इस लिहाज से हमने 3 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ से जीती थी, अनंतनाग और सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर से। तो ये तीनों सीटों पर हक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनता था। और आप अब खुद सोचिए, जिसने पिछला इलेक्शन जीता, अगर हम उसको सीट नहीं देके जो तीसरे नंबर पे पार्टी आई है उसको सीट देंगे, क्या ये मुमकिन है वो सीट निकाल सकेंगे और बीजेपी को वहाँ से डिफीट कर सकेंगे? पीडीपी का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ईडी का दबाव है उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला पर, वो इस तरीके से इंडिया इत्तेहाद जो है वो उसको चोट पहुँच रही है, या फिर अगर बात कर ली जाए गुपकार अलायंस की तो उसको चोट पहुँच रही है। देखिए, मैंने जो ये बयान तो सुना नहीं है। अगर ऐसा बयान आप लोगों के ज़रिए आप कह रहे हो कि उन्होंने दे दिया है, तो सबसे ज़्यादा उसमें शक ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब पे जो है दबाव डाला गया और उस दबाव के आगे वो झुके नहीं। उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया और खाम के केस में उनको फंसाने की कोशिश की गई। वो तब दबाव में नहीं आए, उन्होंने पगाड़ बनाया तब जब पूरी कौम जो है डर के मारे सहम चुकी थी। उस वक्त उन्होंने इन तमाम पार्टियों को बुलाकर एक कोलिशन खड़ी की ताकि हम उसके लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने नफ्स से इज़्ज़त के लिए लड़ सकें। इसके अलावा अगर वो बात है तो महबूबा मुफ्ती जी रोज़ चलाती है कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, तो उसका मतलब है वो भी इसीलिए बयान देती है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है दिल्ली से। फारूक अब्दुल्ला न किसी दबाव में आए हैं, न दबाव में आएंगे, क्योंकि उन्होंने इस कौम को हमेशा सरनिगो किया है और इस कौम के लिए लड़े और आइंदा भी लड़ते रहेंगे। एक सवाल और भी है कि पीडीपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो अलायंस था उसमें समझदारी से काम लेना चाहिए था, जो कि एनसी की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी हुई उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समझदारी से काम नहीं लिया गया, गठबंधन को बचाने की कोशिश नहीं हुई। नहीं, गठबंधन तो क्यों नहीं बचा? गठबंधन अभी है। कौन कह रहा है कि हमने पीडीपी को गठबंधन से बाहर कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं इसको निकालो तो हम इंडिया अलायंस में हैं। हम कह रहे हैं पीडीपी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस भी इंडिया अलायंस, सीपीआईएम सीपीआई भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। लेकिन जो पीडीपी कह रही कि सारे आम ये बात नहीं करनी चाहिए थी। एक सवाल किया गया मीडिया की तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब को कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप तीनों सीटों पर लड़ेंगे? आप उन्होंने कहा कि कोलिशन का धर्मा जो है, कोलिशन का जो ये रखा गया है कि जिस सीट पे
जिसने इलेक्शन लड़ा है और जीता है उस सीट पे वही उन्हीं का कैंडिडेट होगा। इसके अलावा तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई बात नहीं कही है ना कि पीडीपी जो है आउट है, पीडीपी के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। पीडीपी इस वक्त भी इंडिया को अलायंस का एक हिस्सा है और जब तक वो चाहेंगे इसका हिस्सा रह सकते हैं। ये थे नज़ीर अहमद, जिनका साफ तौर से कहना था कि जो जीत का जो पैरामीटर है वो यही है कि जो सीट जीती गई है उसी पार्टी को जो है वो एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए ताकि जो मेन मकसद है इंडिया अलायंस का वो पूरा हो सके। कैमरामैन आफाक के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर नज़ीर अहमद लावे ने कहा है कि PAGD का ढोल फट गया है और हकीकत लोगों के सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि इन जमातों ने धोखाधड़ी और जालसाजी से काम लिया और महज सीटों के लिए यह अलायंस खत्म किया। सब सारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा ये जो ढोल फट गया, इससे लोगों को पता चला कि ये एक जमात थी, एक जो कुछ मिली हुई उस तंजीमों की थी जम्मू कश्मीर के, कश्मीर बेसिस पार्टी थी। अब तो ये खत्म हो गई और लोग देख रहे हैं, लोग पूरी तरह इसको वाच एंड वार कर रहे थे। लोग आने वाले कल में देखेंगे कि अल्टरनेटिव क्या होगा, वो इसी के साथ वो बात करेंगे। क्योंकि लोगों को पता चला, सारे मुल्क के लोगों को पता चला कि जब हमारे लीडर मोहतरम लोन साहब ने इसको PAGD से अलहदी अख्तियार की, अब लोगों को पता चला कि उस वक्त ये हमारे खिलाफ बोल रहे थे, हमारे लीडर के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन आज लोगों को पता चला कि ये जालसूसों की जमाती थी, इन पर कोई भरोसा नहीं। और आने वाले कल में मुझे लगता है कि लोग इन पार्टियों पर कोई भरोसा नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल जो आपने देखा, इनका जो इनके जो कॉलफेल में जो तजाद है, जो कल एक बात कर रहे थे आज दूसरी बात कर रहे हैं और कश्मीरी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले चार साल से। और आज देखो कल जो बड़े बड़े लीडर हैं वो टीवी पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते, रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। और बड़े जो लीडर हैं, क्योंकि कुछ पार्टियां तो यहाँ बुनियादी पर थी, कुछ उनके खिलाफ बनी थी। जो पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करने के लिए थी, आज भी कल वो हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि इनकी जमीन खिसक गई है, इन पर बिल्कुल ग्राउंड हो रहा है। ये इसलिए PAGD बना था कि ताकि हम कश्मीर से 3 सीटें जीत सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये 3 सीटें जैसी तीनों के 3 कश्मीर से भी हारेंगे आने वाले। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वारी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की तीनों सीटों पर शानदार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि PDP की पिछले इलेक्शन में तीसरे नंबर पर थी, इसलिए PDP का दावा कमजोर रहा। नासिर ने कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। इंडिया अलायंस में कांग्रेस लीड कर रहा था बातचीत को, उनके साथ हमारी बातचीत हुई, उनके साथ हमारा शीट शेयरिंग जो है जो महादा भी हो गया, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें उन्होंने 3 सीटें वैली की जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, जम्मू की 2 सीटें वो लड़ेंगे और 1 सीट जो लद्दाख की है उसमें भी हम उन्हीं को लड़ने का मौका देंगे। और हमारी पूरी जो है उनसे वहाँ पे यकजहती होगी और मदद करके उम्मीद है कि वो तीनों सीटें भी यही अलायंस जीतेगा। हमारा इनके साथ तो न कोई कंसल्टेशन थी, न वो इस बातचीत में थी। अगर उनको सीट नहीं मिली तो वो कांग्रेस ने नहीं दी, वो जो इंडिया अलायंस के हेड है, हमने तो कोई उनसे नहीं किया। हमको यही था कि हमारा केस स्ट्रांग था क्योंकि पिछली दफा सीट हमने जीती थी, दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी, तीसरे नंबर पे ये है। ये तो कोई कोलिशन का कोई दरमान नहीं है, कोई कोलिशन का कोई ऐसा आज तक हमने कोई मिसाल नहीं है कि पहले जो नंबर पे रहे या दूसरे नंबर पे वो अपना दावा छोड़ के तीसरे नंबर को दे, ये तो कभी हुआ नहीं आज तक। हमेशा इलेक्शन में आदमी जब जाता है तो जीत के लिए ही जाता है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर का जो अगर आप देखें इस वक्त जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा, जो इसका जो इसकी इस वक्त एक शनाख्त बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस की वजह से, उसमें ये एक हमेशा जो स्ट्रांग होल्ड रहा है एनसी का वो आज भी है, उसमें कोई तब्दीली आई नहीं। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, अपनी पार्टी के PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला का PAGD को लेकर, और इस वक्त मीडिया से बात करें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, लिए चलते हैं आपको। I am concerned, I have nothing, no differences in that. So sir, will you dial Mehbooba because she is saying that every time Farooq Saab used to dial me? Look, I've got my own problems. I've got to sort out my problems. तो असेंबली इलेक्शन में आप साथ में आएंगे? जब असेंबली इलेक्शन हो जाएगा तब मुझसे आप पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा।
और बताइए। Sir, Akhilesh Yadav has said that Hitler was there for 10 years. Now the 10 years of the Modi government has been completed. Now people will throw them out. How do you see this Hitler remark for the Prime Minister by Akhilesh Yadav? I will not comment on Akhilesh Yadav. I do not know what he has said and under what conditions he has said that. As far as the Prime Minister is concerned, he is not a BJP Prime Minister. People who voted for him were 37%. But when he became the Prime Minister, he represents every Indian. 1.4 billion people of India he represents when he goes abroad also. He doesn't represent BJP. He represents Muslim, Hindu, Sikh, Isai, every single religion. And those who have no religion in India, he represents them also. He's our Prime Minister. So do you feel that these kind of statements... bad, I think. I do not know what he has said and don't want me to comment on it. Yesterday, Omar also said that the political parties should refrain from making such statements on the Prime Minister because it gives them a Look, clear... you are still repeating the same thing. What more clearance do you want from us? He is Prime Minister. He is Prime Minister of India so long as he is on that chair. The day he goes out of that chair, then he is no longer the Prime Minister. सर एलपीजी पे 100 रुपए कम कर दिए थे, क्या कहेंगे इस पे? बहुत अच्छी बात है, कुछ गरीबों को फायदा हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब हुकूमत आएगी कैसे चढ़ जाएगा वो भी आप देख लेंगे। So do you feel that they will be getting repeated again? You said that. Who knows यार, अगर मेरे पास वो तिलिस्मी चिराग होता ना और मैं उसको हिलाता और उसको कहता जिनको यार ये बता कि who's going to win, how many seats is going to win, I would be glad, I would tell you कि कौन कहाँ जीतेगा कौन हारेगा, but I don't have that. मैं खुदा से कहूंगा मेरे घर में एक लड़का भेज दे आज रात को, तो कल मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। So you have been pretty honest with your statements. What you feel the future of the India Alliance for now? I'm sure Indian Alliance will always grow. It is for the future of India, future of everybody. It wants democracy. It wants secular India, where we all can live in peace, in harmony and progress. India is for all. India is not Pakistan. Indian Constitution was framed on these lines, that we are all one. How does it matter what religion you hold, what language you speak, what your culture is? But as far as India is concerned, it is united India. Sir, you said India is not Pakistan. In Pakistan, we have a new government. Today also, the new president of Pakistan is coming. Possibly Asif Ali Zardari will be the Prime Minister, the President. How do you see it is going to impact its relations with India as far as Kashmir is concerned? Sir, you asked me such a strange question. Very pointed question. What Pakistan does is their problem. As far as I am concerned, it is their nation. It is for them to decide whether they want to live in peace with our nation or they don't want to live in peace with nation. Kashmir has acceded to India by the Maharaja of Kashmir, Jammu and Kashmir, Maharaja Hari Singh Ji. That accession is even today and that accession will last forever. We are part of India. So there is no problem for us. It is for them to decide what they want to do. Thank you, sir. तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मीडिया से बात कर रहे थे और पीएचजीडी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के कल के बयान पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और इसके अलावा पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया ब्लॉक जो है मजबूती से लड़ेगा, इंडिया ब्लॉक जो है वो मजबूत है और डेमोक्रेसी के लिए इंडिया ब्लॉक का मजबूत होना जरूरी है
हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर लड़ने के लिए बजिद है। उमर अब्दुल्ला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने तबसरा किया था। और लगातार इंडिया ब्लॉक में जम्मू कश्मीर में यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बयानबाजियों का दौर चल रहा है। और यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। सरदार पटेल की एक कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। मुझे आकर्षण पैदा करके अटकना नहीं था, मुझे वहां से प्रेरणा पैदा करनी थी। ये गुजरात के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक था, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि इस प्रोजेक्ट को विकास, वृद्धि और समृद्धि के प्रतीक के रूप में खड़ा किया जाना चाहिए। और इस बात का प्रतीक बना रहेगा कि भारत की अखंडता सिर्फ कहने या सुनने की बात नहीं बल्कि एक सच्चाई है। बालोद में श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों का हमला, पूजा के दौरान किया हमला। महाशिवरात्रि के मौके पर अखिल भारत हिंदू सभा महासभा ने ताजमहल के सामने किया जलाभिषेक। हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने कहा, ये ताजमहल नहीं, शिव जी का मंदिर तेजो महाले है। बरेली के भोटा पुलिस ने रेप के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नाबालिग से रेप का है आरोप। ग्रेटर नोएडा में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में फरार आरोपी मनोज नागर हथियार के साथ गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के धर्मापुर गांव में लगी भीषण आग, आग लगने से गांव में मची अफरा तफरी, भीषण आग में कई झोपड़ी जलकर राख। महिला दिवस पर केंद्र सरकार ने फ्री किए सभी स्मारक, आगरा में हजारों पर्यटकों ने फ्री में आगरा किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी का किया दीवार। देसी और विदेशी पर्यटकों ने के बिना टिकट लिए स्मारकों का दीदार किया। जालौन में पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार, गाड़ी में सवार थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिस वाले घायल, सभी को रेफर किया गया। मिर्जापुर के विंध्याचल में दर्शन करने आए दर्शनार्थियों का पूरा परिवार बाल बाल बचा, पहाड़ी से नीचे उतरते समय अचानक कार का ब्रेक हुआ लॉक, कार बेकाबू होकर खाई में गिरी, बाल बाल बचा पूरा परिवार। शाहजहांपुर में कोयले से भरे ट्रक ने युवक को कुचला, युवक की मौके पर ही मौत, गुस्साए परिजनों ने 3 घंटों तक लगाया जाम। बुलंदशहर के खुर्जा में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में घुसी, हादसे में एक बच्चा समेत 4 लोगों की मौत, 3 लोगों के घायल होने की खबर। आगरा में सरकारी तालाब की जमीन पर दबंगों का कब्जा, जेसीबी मशीन से तालाब की जमीन पर मिट्टी डाल रहे दबंगों को प्रशासनिक अधिकारियों ने रोका। फिरोजाबाद के शुकाहाबाद में भूड़ा नहर पुल के पास मुठभेड़, पुलिस ने घेराबंदी कर 2 बदमाशों को पकड़ा, 2 भागने में रहे कामयाब। लखनऊ में मादक पदार्थों का इंटर स्टेट इनामी तस्कर गिरफ्तार, एसटीएफ ने 50,000 रुपए के इनामी रिंकू राठी को किया गिरफ्तार। वाराणसी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 2.5 क्विंटल अवैध गांजा बरामद किया, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार, पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए। फर्रुखाबाद पुलिस ने 3 तस्करों को 4.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया, बरामद अफीम की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। दंतेवाड़ा में बाइक और जीप में भिड़ंत, हादसे में एक युवक की मौत। अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी उमर जान ने इंडिया अलायंस और पीएचडी पर कहा है कि यह जहां आम लोगों के लिए एक धोखा है, वहीं डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। उमर जान ने पुलवामा में न्यूज़ 18 जेकेएलएच के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल उमर जान की सरबराही में टाउन हॉल पुलवामा में पार्टी कारकुनों का एक रोजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने के लिए कारकुनान पर जोर दिया गया। हमने शुरुआत में ही कहा कि जिस तरीके से इंडियन अलायंस को लेके और पीएचडी को लेके जिस तरीके से उन्होंने फोरम तैयार किया था, उस फोरम को कल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल लोगों को एहसास दिलाया कि एक झूठ का फोरम था। और उसके कड़ी में कल गुलाम नबी आजाद साहब राजपुरा के इलाके में गए। हम इस चीज को ये मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से लोगों के बीच में सच्चाई लाने की कोशिश हम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब
कैसे डिवाइड एंड रूल वोट यहाँ के लोगों को करते हैं, उसी तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब का चेहरा कश्मीर घाटी में है, बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी जी साहब की तरह है, और लोगों को बंटवारने और वोट को बाइफ्रिकेट करने की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद का कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि पीएजीडी की बुनियाद धोखे पर है और इसी वजह से ये इलेक्शन से पहले ही टूट फूट का शिकार हुआ। बांडीपुरा में पार्टी फाउंडेशन डे के हवाले से मुनक्किदा एक कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात करते हुए उस्मान मजीद का कहना था कि पीएजीडी ने 370 को वापस लाने का दावा किया था, ताहम अब कश्मीरी अवाम इनके झूठ को पहचान चुके हैं। उस दिन भी बोला जब उन्होंने पीएचडी का ये महाज बनाया, जब बीडीसी इलेक्शन उन्होंने शुरू किया, हमने उस वक्त बोला धोखा, कोई 370 वापस नहीं लाएंगे, ये धोखे पे है, क्योंकि ऐसे धोखे जम्मू कश्मीर के अवाम ने पास्ट में भी इन पॉलिटिकल पार्टी से खाया। आज तो एक्सपोज हो गया, अब ये लोगों के पास क्या जाके बोलेंगे, इनके पास अब एजेंडा रहा नहीं है, ये धोखे पे ही था, आगे भी धोखा देने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस पर जितना आदमी चुप ही रहे बेहतर है। लोग समझ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अवाम। पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने पीएजीडी इत्तेहाद खत्म होने पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर से लोगों को इक़्तिदार हासिल करने के लिए धोखा दिया है। हकीम यासीन ने कहा पीएजीडी कश्मीरी अवाम के लिए एक उम्मीद थी और इसी पीएजीडी को लेकर ये सियासी जमातें लोगों के पास पहुंच रही थी, मगर जिस तरह अब पीएजीडी की हालत हुई है यह साफ जाहिर कर रहा है कि इनको कुर्सी की लालच है, न कि अवाम की फिक्र। चरार शरीफ इंतखाबी हल्के के खेरीगुंड इलाके में अवाम से खिताब के दौरान हकीम यासीन ने लोगों से कहा कि आने वाले इंतखाबात में पीडीएफ का साथ दे। हकीम यासीन का कहना है कि इंतखाबात को लेकर आने वाले दिनों में पार्टी का फैसला अवाम के सामने आएगा। वहीं पीएम के दौरे पर हकीम ने कहा कि दौरे से काफ़ी उम्मीदें थी मगर कुछ भी नहीं हुआ। पीएम जिस तरह इलेक्शन को लेकर दूसरी रियासतों का दौरा कर रहे हैं वैसा ही दौरा कश्मीर का भी था। मुझे बताइए, क्या पीडीएफ पहली मर्तबा पार्लियामेंट्री इंतखाबात में उतरना चाहती है या कुछ और मंसूबा है? देखिए, अभी जो पार्लियामेंट का अभी अनाउंस नहीं हुआ डेट्स, जब यूं ही डेट्स नज़दीक आ जाएंगे अनाउंस न होगा, हम अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ मशावरत करके हम ये फैसला लेंगे कि क्या हम अलहदा इलेक्शन लड़ेंगे या किसी उस पार्टी को मदद करेंगे जो जम्मू कश्मीर के इज्जत व आबरों के लिए, यहाँ की ज़मीन के लिए, यहाँ के रोज़गार के लिए, यहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स को वापस दिलाने के लिए बात करेंगे। और जब भी हम किसी को मदद करेंगे वो मुद्दों पर होगी और खाली ज़बानी बात नहीं होगी। तो आपकी बातों से लग रहा है शायद कुछ और मंसूबा है, शायद पीडीएफ किसी और को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे उम्मीद है क्योंकि हकीम यासीन हमेशा खुलकर जवाब देते हैं, मैं चाहूँगा खुलकर थोड़ा सा जवाब दे, किस हद तक, कहां से आप सपोर्ट करेंगे और क्या क्या मंसूबे? मैंने कहा कि हमने हमेशा आवाम की बात की और इंशाल्लाह आपने देखा कि हर एक ने अपनी ज़बान बदल दी हालात वाक़ात के साथ साथ ही। मैं, हमारी जमात चाहे छोटी ही है मगर ये अपने उसी अज़म समीम पर खड़ी है जहां हमने शुरुआत की और जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं वो है हमारे यहाँ के तशख़्ख़ुस, यहाँ के ज़मीनों के मामले में, यहाँ के बेरोज़गारों के रोज़गार के बारे में, यहाँ के लोगों के इज़्ज़त नफ्स के बारे में। उसके लिए हम हर वक्त हमतन जद्दोजहद करते रहेंगे। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना फैसला लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। लोगों को वोट की अहमियत से बाखबर करने के लिए निशात पार्क बांडीपुरा से लेकर एसके स्टेडियम तक एक रैली निकाली गई। रैली में पुलिस और सीआरपीएफ के बैंड ने शिरकत करके एक जश्न का माहौल पैदा किया। रैली में तलबा और तालिबात, आंगनवाड़ी वर्कर, बूथ लेवल वर्कर, रजाकार और दीगर लोगों ने शिरकत की। रैली को डीसी बांडीपुरा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यूथ के लिए हमें वोट डालनी चाहिए, क्योंकि जब हम वोट डालते हैं इसी से हमारी गवर्नमेंट बनती है और वोट डालने के लिए हमें यूथ चाहिए, क्योंकि यूथ ही को वोट डालने पड़ते हैं। अगर हम अपने वोट्स का सही इस्तेमाल करें उससे हमारी गवर्नमेंट भी सही बन सकती है। इसीलिए हमें जो 18+ के एज के लोग होते हैं उन्हें वोट डालने हैं। एक वोट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक वोट से मिलकर बनती है। इसीलिए आजकल के यूथ को ये खुद के अंदर होना चाहिए कि वो हर एक यूथ वोट डालना चाहिए, क्योंकि जब हर एक वोट डालेगा
तो फिर उसी से फिर गवर्नमेंट बनेगी। जब तक सबकी राय नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आज डीसी साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, उनके हिदायत के मुताबिक बांडीपोरा में एक मेगा अवेयरनेस रैली मुनक्कद हो रही है, जो स्वीप के अंडर हो रही है, यानी कि सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन में। तो लोगों को एजुकेट किया जाएगा और उनको अपील की जाएगी कि आने वाले जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन से आप उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और खासतौर से हमारे जो युवा वोटर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, जिन्होंने हाल में 18 साल की उम्र का हद पार किया है, उनका इंदराज हुआ है वोटर लिस्ट में, तो उन सब से ज्यादातर अपील करेंगे कि आप अपने नजदीकी जो आपके मुकर्रर पोलिंग स्टेशन हैं, वहां पे जाके अपने कीमती वोट को आप कास्ट करें। बढ़िया एंजॉय करते हैं सारे। इलेक्शन का है, हम पूरी जो पब्लिक है इसको हम हाथ जोड़ के बेनती करेंगे भी इलेक्शन में वोट अब सब अपना अपना देना चाहिए, क्योंकि वोट एक आदमी का हक होता है। हाँ जी, तो बढ़िया सरकार चुने। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।